हेलो। हेलो एवरीवन, नमस्ते। सभी का स्वागत, सभी का वेलकम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एसएलवी बैंकिंग गुरु के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हो, अगर आप बिना स्किप किए इसको देखोगे तो शायद ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपको पता है, कभी मैं आपका समय ज़्यादा जो है वो नहीं लेता हूँ। बहुत कम समय में मैं अपनी बातें रखने की कोशिश करता हूँ। एक एक घंटे के ऐसे सेशंस लेना मुझे नहीं पसंद है। जो जरूरी बात है वो बात बताओ और सेशन को खत्म करो। इस आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जो आगे आने वाला आपका आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस का एग्जाम है और जो आपका आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्जाम है। इस एग्जाम्स के लिए आपको वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं जो अपने माइंड में रखनी चाहिए। मतलब आप ऐसा कहते हो ना कि मस्ट डुएबल थिंग्स, ऐसी चीजें जो आपको करना ही करना है, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं, इन्हीं मुद्दे पर हमारा बात करने वाले हैं। देखिएगा पूरा वीडियो, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा आप सबके लिए। ये एक छोटा सा सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सीधा बात, नो बकवास, अपना फंडा बिल्कुल साफ। क्या लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। इन पॉइंट्स को मैं क्या करने वाला हूं, एलोबोरेट करने वाला हूं दोस्तों कि ये ऐसी चीजें हैं जिन पे आपको काम करना ही करना है और इनको आप स्किप करके नहीं चल सकते। इनको आप स्किप करके नहीं चल सकते। सबसे पहला मुद्दा जो है वो मैंने लिया है न्यू एग्जाम पैटर्न का। अब ये न्यू एग्जाम पैटर्न खासकर किसके लिए है? खासकर है ये आरआरबी पीओ और क्लर्क के मेंस एग्जाम को लेकर। अभी तक क्या होता था, आपको 2 घंटे का कंपोजिट टाइम मिलता था। उस 2 घंटे के कंपोजिट टाइम में आपका जैसे मन करता था आप वैसे अपने पेपर को बनाते थे। जब मन करता था जिस सेक्शन पे मूव करने का आप मूव कर जाते थे। जिस सेक्शन को कम समय देना चाहते थे उसको कम समय देते थे, जिसको आप ज्यादा समय देना चाहते थे उसको आप ज्यादा समय देते थे। बट दोस्तों, अभी आपको ये बात अपने जहन में रखनी होगी, ये बात आपको अपने माइंड में रखनी होगी कि अब आपका एग्जाम पैटर्न बदल चुका है। अब आपको क्वांट में केवल और केवल कितना समय मिल रहा है? केवल और केवल 30 मिनट का समय मिल रहा है। तो आपका अपनी इस मेंस की जर्नी के दौरान इस बात पे फोकस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाउ टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन क्वांट सेक्शन इन जस्ट 30 मिनट। आप क्वांट में अपने स्कोर को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो 30 मिनट में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसमें आपको दो चीजों का सहारा लेना होगा। एक तो आपका जो एजुकेटर है, विद द हेल्प ऑफ योर एजुकेटर, एंड सेकंड थिंग इज आपकी सेल्फ प्रैक्टिस, आपकी खुद की मेहनत। इसी के बलबूते आप इस 30 मिनट में अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाओगे। इस 30 मिनट में आपको कैसे क्वांट के साथ हैंडल करना है, ये मुद्दा जो है वो आपको समझ में आएगा। इस पे खासकर जो अच्छे तरीके से काम करना है वो करना है जो हमारे रिपीटर हैं। रिपीटर इन द सेंस, जो ऐसे लोग हैं जो पिछले 2-3 सालों से लगातार एग्जाम दे रहे हैं और मेंस एग्जाम में बैठते हैं, बट कहीं ना कुछ गलतियों की वजह से वो मेंस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते। होता क्या है, हमारी एक आदत बनी हुई है आरआरबी पीओ के एग्जाम को लेकर। अब आज क्या हुआ, आज एकदम से चीजें बदल रही हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इन बदलती हुई चीजों के साथ अपने आप को अडॉप्ट करना है। जो बिगनर है, जिसका ये पहला अटेम्प्ट होगा, जो पहली बार आरआरबी पीओ के मेंस में बैठेगा, उसको इतना फील नहीं होगा। लेकिन जो रिपीटर है, जो ऑलरेडी पिछले 2-3 सालों में मेंस का एग्जाम दे चुके हैं आरआरबी का, उनको दोस्तों वाकई में क्या होगी, वाकई में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो ये प्रॉब्लम रियल एग्जाम में ना हो, इससे पहले ही अपने आप को उस माहौल में बढ़िया तरीके से ढाल लो कि जब आप रियल एग्जाम में भी बैठो तो आपको वो प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े जो अचानक से आपको प्रीलिम्स में फेस करनी पड़ी थी। इसीलिए नए एग्जाम पैटर्न को अपने जहन में रखते हुए, इस नए एग्जाम पैटर्न को अपने माइंड में रखते हुए ही क्या करिएगा, अपने तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा, दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है दोस्तों, ट्रुथ अबाउट आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस। इसके बारे में मैं किस ट्रुथ की बात कर रहा हूं, किस सच्चाई की बात कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। देखो होता क्या है दोस्तों, हर एक एग्जाम का अपना एक सर्टेन लेवल है। हर एक एग्जाम की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो चाहे आरआरबी पीओ क्लर्क हो, वो चाहे आईबीपीएस पीओ क्लर्क हो, या फिर एसबीआई पीओ क्लर्क हो। एक होती है यूनिवर्सल तैयारी। यूनिवर्सल तैयारी जो है, उसमें आप अपने बेसिक्स को, अपने फाउंडेशन को, जो फंडामेंटल वाली चीजें हैं, उनको आप यूनिवर्सली साथ लेके चल सकते हो। लेकिन जब आप एक्चुअल लेवल पर पहुंचते हो, तो एक्चुअल लेवल पर पहुंचने पर आपको चीजों को कैटेगराइज करना पड़ता है। बहुत ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको डराएंगे, धमकाएंगे। अरे यार, टीचर का काम डराना धमकाना थोड़ी ना है। एक टीचर का काम होना चाहिए कि कठिन से कठिन बात को भी बच्चे से हंस के कहे कि अरे यार ये बहुत आसान है, तुम एक बार देखो तो सही, सीखो तो चाहिए।
अब भाई साहब वो वाला काम कर दो कि क्वेश्चन दिखा के एकदम डरा धमका दो, अरे बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, केवल हम बना पाएंगे, हम सिखाएंगे तभी तुम सीख पाओगे। तो वो हाइप नहीं क्रिएट करनी चाहिए। और अगर ऐसी कोई हाइप क्रिएट कर रहा है तो वो आपके मन में कहीं ना कहीं डर बैठाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि यार वाकई में बहुत हाई लेवल क्वेश्चन आता है, बहुत हाई लेवल पेपर आता है और हमें इतनी हाई लेवल तैयारी करनी पड़ेगी। वहीं पे सारा का सारा मामला आपका गड़बड़ हो जाएगा। आपको अपने आरआरबी पीओ क्लर्क के मेंस, साथ ही साथ जो आईबीपीएस क्लर्क का मेंस है, इसके लेवल को ध्यान में रखते हुए ही तैयारी करना है। अब लेवल कितना रखना है? लेवल जितना इनका प्रीवियस ईयर का लेवल रहा है, आप इनके प्रीवियस ईयर के लेवल को देखो। जितना भी इनका प्रीवियस ईयर का लेवल रहा है, आप उससे एक कदम आगे बढ़ के चलो। मैं ये नहीं कहता कि आप एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर के लेवल पे ही काम करो, क्योंकि हर साल चीजें थोड़ा ना थोड़ा बदलती हैं। जैसे इस बार आपने देखा कि प्रीलिम्स लेवल पर आपकी कुछ बहुत चीजें बदली, तो वैसे ही मेंस लेवल पे भी चीजें बदल सकती हैं। लेकिन आप खुद सोचो, 30 मिनट का समय क्वांट में एग्जामिनर हमें दे रहा है, क्या वो 30 मिनट में ऐसी चीजें दे देगा जो नॉन डुएबल, जिनको हम कर ही ना सकें? तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको वो डुएबल चीजें देगा, लेकिन अगर आपने एक्सट्रीमली हाई लेवल पे काम करके आप गए हो और लोअर लेवल पे आपने बिल्कुल काम नहीं किया, तो मामला गड़बड़ होगा। एक कहानी मैं आपको भी बताता हूँ, एक सच्ची घटना बताता हूँ, पहले इस पॉइंट को समझो। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, प्रीवियस ईयर पेपर को देखो और उससे एग्जैक्टली एक स्टेप ऊपर उठ के क्या करो, एग्जैक्टली एक स्टेप ऊपर उठ के अपनी तैयारी करो, ताकि एग्जामिनर अगर लेवल बढ़ा भी रहा है तो आपने उस लेवल तक पहले ही तैयारी कर रखी है, आपको उस लेवल पे पहुंचने पर कोई दिक्कत ना हो। बेवजह पता लगे जिस लेवल का एग्जाम आता है आप उसका दोगुना लेवल पढ़ रहे हो, तो वो आपके लिए इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए कारगर नहीं होगा। मैं जब पढ़ता था तो कोचिंग जब जाता था तो मैंने प्रैक्टिस प्रीलिम्स पे बहुत कर ली, बहुत बहुत प्रैक्टिस कर ली। सारे क्वेश्चन प्री के बन जा रहे थे, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। मैंने कहा अब इसको साइड करो और केवल हाई लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो हाई लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने लगातार महीने भर की, एंड नो डाउट मेरा जो हाई लेवल वाला कंटेंट था वो भी स्ट्रांग हो गया। उसके बाद अचानक से एक दिन जब मैं प्री का मॉक देने बैठा तो प्री में मेरी जो परफॉर्मेंस है वो पहले से आधे से भी कम हो गई। इसकी वजह पता क्या थी? लगातार मैंने हाई लेवल कंटेंट पे काम किया, जो मॉडरेट और इजी लेवल चीजें थी वो मैंने देखा ही नहीं। और उसका असर ये पड़ा कि जब मेरे सामने कोई इजी बात भी आ रही थी तो मेरा माइंड जो है वो जल्दी उसको क्लिक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे माइंड में वो हाई लेवल चीजें भरी हुई थी। जब भी कोई आसान क्वेश्चन भी आता था तो मेरी नजरें, मेरा माइंड उस आसान क्वेश्चन को भी इस नजर से देखता था कि ये बहुत टफ क्वेश्चन है, और उस पर जो नहीं करना चाहिए मैं वो भी अप्लाई करता था। ये सबके साथ होता है, ये आपके साथ भी होता होगा कि 10 दिन अगर लगातार आप क्या करो, मेंस का कंटेंट पढ़ लो, प्री को बिल्कुल ना पढ़ो, तो प्री क्या होगा? प्री आपका लगेगा कि यार सब कुछ भूल गए, आसान आसान चीजें क्वेश्चन लगने क्या होंगे, बंद हो जाए। कहने का मतलब यह है कि आपको अपने इस आरआरबी पीओ क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए उतना ही लेवल मेंटेन करके चलना है जितना इन एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है। अननेसेसरी अगर आप आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस का एग्जाम देने जा रहे हो और आप तैयारी कर रहे हो किस लेवल की, तैयारी आप कर रहे हो एसबीआई पीओ मेंस लेवल की, तो वो आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। क्योंकि अभी क्या है, अभी एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं है, हमारे पास महीने भर का समय है। 29 तारीख को आपके मेंस का एग्जाम है, तो इस महीने भर के समय में, महीना भर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 3-4 दिन तो ऐसे ही निकाल दो, इस महीने भर के टाइम में आपको बड़ी सिलेक्टेड चीजें पढ़नी है कि आपकी वो सिलेक्टेड चीजें आपके एग्जाम में आपकी हेल्प कर पाए, आपका मदद कर पाए, आपके लिए काम कर पाए। पता लगे तुम अननेसेसरी एक्स्ट्रा हाई लेवल, एक्सट्रीमली हाई लेवल क्वेश्चन कर रहे हो, किस एजुकेटर के झांसे में आ गए कि बहुत टफ पेपर आता है, हमारा कोर्स खरीदो तभी ये चीजें हो पाएंगी, तो भाई साहब मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो मामला गड़बड़ ना हो इसलिए जितना इनका लेवल है उस लेवल को पहचानो और उससे एक कदम ऊपर उठ के आप क्या करो, अपनी तैयारी करो। उस लेवल को पहचानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर। उस लेवल को पहचानने के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है वो है आपका प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लोगे तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, एक जनरल वे में आप ये समझ जाओगे कि आखिर आरआरबी पीओ के एग्जामिनर का मोटिव क्या है, वो कैसे चीजें पूछता है, किस लेवल की चीजें पूछता है। और जब वो आइडिया आपको लग जाएगा तो उसी से आपको अपना लेवल बढ़ाने में आसानी रहेगी, और साथ ही साथ जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो ये भी आइडिया लग जाएगा कि हमारा जो टीचर है वो हमको कितने हाई लेवल की चीजें करा रहा है। इस पे आपको काम करना होगा प्रीवियस ईयर पेपर पे।
इस पे काम करोगे तो एक जनरल वे में आपको ये भी समझ आएगा कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो वो आखिर आपको कितना हाई लेवल करा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अननेसेसरी बहुत ज्यादा हाई लेवल करा रहा हो, बहुत ज्यादा हाई लेवल करा रहा हो। तो कुल मिला के लेवल पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चे जो है वो अननेसेसरी हाई लेवल पढ़ के जाते हैं और उसकी वजह से उनका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाता, और एक एवरेज बच्चा जिसने सिलेक्टेड चीजें पढ़ रखी होती है वो यहाँ पे सिलेक्शन लेके बाहर निकल जाता है इस दलदल। तीसरी बात दोस्तों ये है कि देखो इस मेंस की जर्नी के दौरान आपको अपना एक स्टडी प्लान जो है वो मेंटेन करके चलना होगा। देखो जो लोग ऐसे हैं जो पहले से मेंस को साथ में लेके चल रहे हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। अगर आप में से कोई ऐसा है जो आज इस वीडियो को देख रहा है और आपने आज तक कभी मेंस पे काम नहीं किया, अब आप सोच रहे हो कि मेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा और मैं मेंस को महीने भर में पढ़ लूंगा, तो मेरे दोस्त आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये बात बुरी है मगर सच है। महीने भर में आप अपने आप को तैयार नहीं कर पाओगे। तो महीने भर में तैयार नहीं कर पाओगे तो फिर आपके लिए तो ये वीडियो है ही नहीं। बाकी जो मेरे साथी हैं आप लोग इस बात को ध्यान से समझो, मैं किस स्टडी प्लान की बात कर रहा हूं। अभी मैं आपको एक और अलग से वीडियो दूंगा, उस वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा किसका, बेसिकली सिलेबस का, कि मेंस के लिए इंडिविजुअल हर एक सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। उन टॉपिक की आप क्या करिएगा, उन टॉपिक की आप एक लिस्ट बना लीजिएगा। उस लिस्ट बना लेने के बाद उसमें टिक करिएगा उन चीजों को जिन चीजों पे आपको वर्क करना है, और टिक करिएगा उन चीजों पे जो आपको लगती हैं कि ये मेरी स्ट्रांग है, इन पे बस प्रैक्टिस करते रहना है, इस पे सीखने की कोई जरूरत नहीं। तो आपको भी अपना डेली का डेली एक स्टडी प्लान बनाना होगा दोस्तों। उस स्टडी प्लान में ये सेट करिए कि आज मुझे इस चीज को रिवाइज करना है, इस चीज को आज मुझे पढ़ना है। और ये स्टडी प्लान केवल क्वांट का नहीं, ये स्टडी प्लान आपकी हिंदी क्वांट, या फिर आपने अगर इंग्लिश ले रखा है तो इंग्लिश, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, हर एक सब्जेक्ट का होना चाहिए। तो प्रॉपर जो है वो अपना एक स्टडी प्लान बनाइए दोस्तों। बिना स्टडी प्लान के मामला जो है वो गड़बड़ होता चला जाएगा। जब भी हम प्लान बनाते हैं तो प्लान पे कभी हम 100% काम नहीं कर पाते। हम क्या, बहुत रेयर केस में कोई ऐसा होगा जो बनाए हुए प्लान पे 100% काम कर पाएगा, वरना बनाए हुए प्लान पे दोस्तों हम लोग 100% काम नहीं कर पाते। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको 100% काम ही करना है। अगर आपका डेली का जो टारगेट आप बना रहे हो उसका 80 to 90% भी आप अचीव कर रहे हो, देन दिस इज गुड। वो बुरा नहीं है, उसको आप अच्छी कैटेगरी में ही डालोगे। तो डेली अपना एक स्टडी प्लान बनाइए कि क्या रिवाइज करना है, किस चीज को पढ़ना है, किस चीज पे थोड़ा सा वर्क करना है, क्या आप भूल रहे हो, इसका प्लान बना के उस पर क्या करिए, काम करिए। और ये तभी बना पाओगे जब आपके पास वो लिस्ट होगी कि आपके सिलेबस में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो पूछी जाती हैं, क्योंकि उसी से आपको ये आइडिया लग पाएगा कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है दोस्तों वो है आपका मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट की एनालिसिस। मॉक टेस्ट पे मेंस के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है स्किप करने वाली। हम क्या करते हैं, हम कंप्लीट मॉक देते ही नहीं हैं। ठीक, मैंने भी ये गलती की, हजारों बच्चे करते हैं। हम क्या करते हैं, जो फुल लेंथ मॉक होता है, फुल लेंथ मॉक, हम इसको स्टार्ट तो करते हैं, हम इसको स्टार्ट तो करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे 2 घंटे का समय देना होता है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि हम इसको क्या करते हैं, मैथ का रीजनिंग, मैथ का सेक्शन कर लिया, रीजनिंग कर लिया, देखते हैं कितना स्कोर आया, सबमिट कर दिया, खत्म, एंड। या फिर केवल मैथ कर लिया, एंड। या फिर हिंदी तक किया, एंड। तो ये गलती आपने नहीं करनी। अगर आप कोई मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो उसको उसी टाइम पे स्टार्ट करो जब आपको ये लगता हो कि मैं इस मॉक पे पूरा समय दे पाऊंगा। तो तफरी वाला काम मत करिएगा कि स्टार्ट किया और आधे एक घंटे में क्या किया, बंद कर दिया, पूरा मॉक दिया ही नहीं। वरना जिस दिन आपका रियल एग्जाम होगा, जब आप रियल एग्जाम में बैठोगे तो वहां पे आपके 2 घंटे जो हैं वो आप मैनेज नहीं कर पाओगे। मॉक जो है वो बहुत बड़ी चीज है। मॉक हमारा टाइम मैनेज कराता है। मॉक हमें इस चीज का एहसास दिलाता है कि हमें कितना नॉलेज है, कितना नॉलेज नहीं है। मॉक ही हमें ये बताता है कि वो कौन सी चीजें हैं जिनमें हमें दिक्कत हो रही है या जिन पे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मॉक ही आपका इस नए एग्जाम पैटर्न में क्वांट को 30 मिनट में कैसे सेट करना है, अपने आप को, टाइम को, ये सिखाएगा। तो मॉक टेस्ट को भाई साहब पूरा कंप्लीट करके ही एंड करिए। इसको मिडिल में, बीच में एंड मत करिएगा। मिडिल में, मैं तो कर देता था, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, मैं ही नहीं बहुत लोग कर देते हैं कि मिडिल में ही एंड कर देते हैं। पूरा मॉक करिए, पूरा इसको खत्म करिए, कंप्लीट करिए। बिना कंप्लीट किए हुए आप मॉक को खत्म नहीं करोगे।
और केवल मॉक नहीं देना है, मॉक अगर देने में 2 घंटे लग रहे हैं तो आधे घंटे उसकी एनालिसिस जरूर करिए। और वो एनालिसिस, जैसे मैं अपनी गलतियां मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो एनालिसिस करता था, ऐसा नहीं कि नहीं करता था, बट केवल किसकी करता था, मैथ की। मैं रीजनिंग की एनालिसिस नहीं करता था, कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस नहीं करता था, जो कि गलत है। क्योंकि जो चीजें हमें नहीं आ रही हैं उन चीजों को अगर हम एक बार देख लेंगे तो यार क्या पता उस मॉक में हमने एक बार देखा और वहीं से वो चीज हमारे माइंड में बैठ जाए। तो वो चाहे जनरल अवेयरनेस हो, वो चाहे कंप्यूटर हो, वो चाहे आपका हिंदी का सेक्शन हो, हर एक सेक्शन पे काम करिए, हर एक सेक्शन की प्रॉपर क्या करिए, एनालिसिस करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी एक सेक्शन की एनालिसिस कर ली और उसको बस बीच से क्या किया, बीच से आपने उसको छोड़ दिया। इसके बाद दोस्तों अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको इस आगे की 1 महीने की जर्नी में क्या करना है, अपने आप को प्री और मेंस दोनों को एक साथ लेकर चलना है। मेंस में इतना भी मत डूब जाइएगा कि आपका जो प्री है वो आपके हाथ से निकल जाए, क्योंकि अभी आगे चल के आपको कई सारे एग्जाम्स के प्रीलिम्स भी देने, मैनेज करना होगा आपको प्री के साथ साथ मेंस। ऐसा नहीं है कि अब आरआरबी का एग्जाम हो गया तो केवल आप मेंस ही मेंस पढ़ोगे, प्री को आपको पढ़ना ही नहीं। पढ़ने का मतलब क्या है मेरा, पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपको प्री का पूरा पोथा दोबारा उठा के पढ़ना है। एक सवाल है कि प्री और मेंस को कैसे साथ में मैनेज किया जाता है। देखो, इसका एक मैंने शॉर्ट्स भी बनाया था, मैं वही बात दोहराता हूं कि हर टीचर आपको क्या समझाता है कि सीखने का जो समय होता है वो जनवरी से जून तक का होता है। ये 6 महीने आपके होते हैं जिसपे आप चीजों को बढ़िया तरीके से सीखते हो। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फिर आप जो प्री लेवल की चीजें हैं जिन पे आपने 6 महीने काम किया है उसका होता है रिवीजन। और लग के मैक्सिमम टाइम हम देते हैं किसको, मेंस को। वही मैं भी दोहराऊंगा कि आपको अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो मेंस को देना है, नो डाउट, क्योंकि आप प्री को ऑलरेडी पिछले 6 7 8 महीनों से लगातार समय दे रहे हो। लेकिन ये साथ में बना रहे इसका एक सबसे बेस्ट तरीका है, और वो बेस्ट तरीका है मॉक टेस्ट। वो बेस्ट तरीका है दोस्तों मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट दीजिए लगातार। जब आप मॉक देते रहोगे प्री के, तो प्री की रिदम आपकी मेंटेन रहेगी, जो आपका टाइम मैनेजमेंट है वो आपका बना रहेगा। छोटी मोटी जो गलतियां हो रही होंगी वो भी आपको यहां से पता चलती रहेंगी, और मैक्सिमम टाइम आपको उठा के कहां देना है, मेंस पे देना। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि मेंस की तैयारी के दौरान हम किसी 1 या 2 सब्जेक्ट पे ज्यादा काम करते हैं और बाकी के सब्जेक्ट्स को लाइटली लेके क्या करते हैं, उन पे बहुत रफ वर्क करते हैं, एकदम वो कह सकते हैं इज्जत नहीं देते, जिसकी वजह से हमारा जो एग्जाम है वो दोस्तों गड़बड़ हो जाता है। आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आप अगर मेंस की तैयारी कर रहे हो तो हर एक सब्जेक्ट को रिस्पेक्ट दीजिए, हर एक सब्जेक्ट को अपनी बराबरी पे बैठाइए। ऐसा नहीं है कि मैथ आ जाए तो आइए सर आइए सर आइए सर आपका स्वागत है, और कंप्यूटर आ जाए तो अरे यार तुम इधर हटो, किनारे उधर नीचे बैठ जाओ। अगर ये करोगे ना तो वो एग्जाम में आपके लिए हार्मफुल साबित होगा दोस्त। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लोग बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, कंप्यूटर और हिंदी ये आपके मार्क्स को इनहेंस करने का काम करते हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। जितने भी लोग ऐसे हैं जो प्री पास किए हैं वही तो जाके मेंस में बैठेंगे। आपने कहा हाँ जी, क्या मेंस में कोई ऐसा बच्चा होगा क्या जिसके पास कुछ भी नॉलेज ना हो? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं होगा। अगर आप प्री क्वालिफाई करके मेंस तक पहुंचे हो इसका मतलब आपके पास नॉलेज। अब जब आप मेंस पे पहुंचते हो तो मेंस पे पहुंचने के बाद सबके नॉलेज का लेवल अलग अलग बढ़ जाता है। किसी के पास बहुत अच्छा नॉलेज है मेंस का, किसी के पास एवरेज नॉलेज है। तो जब वो लेवल बढ़ जाता है तो मेंस के एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट में पता है क्या होता है, उस रिजल्ट में आपका स्कोर बूस्टअप करने का जो काम है वो काम करता है दोस्तों आपका कंप्यूटर और हिंदी। जनरल अवेयरनेस जो है और करंट अफेयर्स जो है ये आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हो, लेकिन ये क्या है, ये कह सकते हो कि कुछ भी यहाँ पे प्री डिसाइडेड नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी 6 7 नंबर ही आते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि कम मेहनत करके भी 20 22 नंबर आ जाते हैं। तो यहाँ पे चीजें जो है वो पहले से प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती। यहाँ पे आप जितना मैक्सिमम चीजों को रिवाइज कर पाओ, पढ़ पाओ, उतना पढ़ो। बट जो मेन मुद्दा है वो कंप्यूटर और हिंदी का है, या फिर हिंदी की जगह जिन्होंने इंग्लिश ले रखा होता है, तो इंग्लिश तो आप खैर लगातार बैंक एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो चीजें साथ में चल रही होती। हिंदी को और कंप्यूटर को हम तवज्जो नहीं देते हैं। हमें लगता है कि अरे यार कंप्यूटर पे काम करते हैं, हमें तो सारा का सारा कंप्यूटर आता होगा। हमें लगता है हिंदी हम दिन भर बोलते हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं, एमपी से बिलोंग करते हैं, हिंदी जो है वो बचपन से बोलते चले आ रहे हैं। बट दोस्तों ये एक मिथ है।
आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो रियल एग्जाम के लेवल को उठा के उस पर वर्क आपको करना पड़ेगा, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। उसको अगर छोड़ के चलोगे तो वो एग्जाम में भी आपको छोड़ देगा और आपके वो परफॉर्मेंस, वो मार्क्स नहीं आ पाएंगे जो आप लाना चाहते हो। आपने हिंदी ले रखा है, किसी ने इंग्लिश ले रखा है, फिर आपका हिंदी लेने का कोई फायदा नहीं रहेगा। इंग्लिश वाला इंग्लिश में अच्छा स्कोर करके अपने ओवरऑल स्कोर को बूस्ट अप कर ले जाएगा, आप जहां के तहां रह जाओ। तो कंप्यूटर, अब जैसे कंप्यूटर की बात कर लो, वो जमाना चला गया जब कंप्यूटर में एग्जामिनर शॉर्टकट पूछ लेता था, कंट्रोल सी से क्या होता है, कंट्रोल पी से क्या होता है, इनपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन सी है। आज की डेट में 90% क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों कंप्यूटर एप्लीकेशन से, कंप्यूटर एप्लीकेशन के प्रैक्टिकल से। एग्जामिनर आपको कंडीशन बना के अब देता है कि एमएस एक्सेल में इक्वल लगा के ये फार्मूला लगाया है, इस फार्मूले को लगा के ये वैल्यूज हमने एंटर की है, बताओ रिजल्ट क्या आएगा। वो एमएस वर्ड में कंडीशन बनाएगा कि रिव्यू टैब के अंदर जाने पे, फलानी टैब के अंदर जाने पे ये फंक्शन ओपन हुआ है। तो वो अब प्रैक्टिकल वर्क पे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि आपका कंप्यूटर में प्रैक्टिकल वर्क कितना बढ़िया है। तो प्रैक्टिकल वर्क तभी बेहतर हो पाएगा जब आप थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल पे काम करोगे। तो इन सब चीजों पे खैर अब तो काम करने का समय ही नहीं है। ये आपका एक समय वही कहा नहीं जाता है कि भैया जब एग्जाम नहीं हो रहे होते हैं तब तो आप आंखें मूंदे बैठे रहते हो, आपको कोई कितना भी आके कह ले कि बेटा अभी पढ़ लो जिससे बाद में दिक्कत ना हो। अब क्या ही कर लोगे तुम इस बचे हुए एक महीने में। तुम्हें अगर लग रहा हो, मैं उन लोगों को सुना रहा हूं जो जीरो है बिल्कुल, बाकी जिनको चीजें आती हैं वो तो पढ़ते रहेंगे। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है पढ़ना, एक होता है सीख के पढ़ना। तो अब सीखने का तो समय नहीं है, अब केवल पढ़ने का समय है। सीखने का समय तो जा चुका है और ना ही अब सीखने का समय अभी आने वाला है 2-3-4 महीने, जब तक आपका एग्जाम चलता रहेगा। वापस से जनवरी आएगी, वापस से चीजें फिर आपको स्टार्ट करनी पड़ेंगी। तो इसलिए कंप्यूटर और हिंदी को भी साथ में लेकर चलिएगा, और केवल कंप्यूटर हिंदी ही नहीं, सारे सब्जेक्ट्स की रिस्पेक्ट करिए, सारे सब्जेक्ट्स का अपना एक स्टडी प्लान बनाइए और सबको साथ लेकर चलिए। तो ये दोस्तों कुछ वो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये कुछ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं। एक वीडियो में आपको आगे डिलीवर करूंगा बहुत जल्दी, विद इन 24 आवर्स, जिसमें मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन सी वो चीजें हैं जहां से आपके इन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, उसकी आप एक लिस्ट बना लीजिएगा उसको देखकर, और उस लिस्ट में टिक कर करके उस पर क्या करिएगा, प्रॉपर वर्क करिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, रखिए अपना ख्याल, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय एवरीवन।